नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ कसा इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेवेल योजना के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे शिमला सम्मेलन के बारे में। दोनों टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। उसके बाद शिमला सम्मेलन के बाद में जब ब्रिटेन में सरकार चेंज हो जाएगी तो ब्रिटेन में सरकार चेंज होने के बाद में भारत में भी एक आम चुनाव होगा। उन आम चुनाव का भी हम इसमें जिक्र करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आइए देखते हैं। तो वेवेल योजना है, दरअसल मैं बता दूँ कि ये जो योजना है, ये वेवेल योजना 14 जून 1945 इसकी डेट है। ये टाइम ऐसा चल रहा था कि ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे। इस समय जो गवर्नर जनरल भारत में तो वेवेल ही हैं, लेकिन ब्रिटिश पीएम जो है वो चर्चिल हैं। उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है और उसके बाद में जुलाई में होने वाले थे चुनाव वगैरह होने वाले थे। तो उनको लगा कि भारत में जो व्याप्त गतिरोध है उसको दूर किया जाए। चूँकि ब्रिटेन में भी देखे तो मित्र राष्ट्र जो थे वो विजयी हो चुके थे, इस वजह से उनको ऐसा लग रहा था कि अब थोड़ा सा भारत के भी गतिरोध को कम किया जाए, क्योंकि आने वाले चुनाव में ब्रिटेन में भी ऐसा जनमत है जो भारत के प्रति सहानुभूति रखता है। इस वजह से जरूरी यही है कि भारत में जो गतिरोध है उनको दूर किया जाए। उसके लिए उन्होंने वेवेल जो है वो लंदन जाते हैं। लंदन के बाद में जब उनके सामने कुछ बातें रखी जाती हैं और उसके बाद में जो अपनी योजना लेकर के आते हैं उसको वेवेल योजना बोला जाता है। उसमें कई सारी बातें की गई और भारतीयों को अधिकार देने की भी बातें उसमें की गई। तो कौन कौन से अधिकार थे, किन बिंदुओं पर चर्चा की गई थी, उसका हम आज जिक्र करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का जो टॉपिक है वेवेल योजना। तो वेवेल योजना, ये मैंने बताया ना आपको कि इंग्लैंड में चुनाव होने वाले थे, उनको कुछ लॉलीपॉप देना था, इस वजह से वो चले, क्योंकि उनको चर्चिल दोबारा आना चाह रहे थे, उनको लग रहा था कि हम जीत जाएंगे। इस वजह से अपना एक कह सकते हैं ना कि अपना एक बहुमत अपने साथ में, लोगों का प्रतिनिधित्व अपने साथ में ले रखने के उद्देश्य से उन्होंने कुछ भारतीयों को देने के लिए एक योजना बनाई और वो वेवेल योजना कहलाती है। तो वेवेल योजना में हुआ कि भारत में व्याप्त गतिरोध को दूर करने के लिए योजना बनाई और उन्होंने कई सारे पॉइंट बताए। तो कौन कौन से पॉइंट हैं, उन्हें बताया कि योजना में जो पॉइंट थे उसको मैं बता रहा हूँ। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा और उसमें सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। चूंकि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद जो है उसमें प्रतिनिधित्व दिया जाएगा सभी दलों को और उसका पुनर्गठन किया जाएगा। ये बात हुई कि मतलब अब जितने चाहे मुस्लिम लीग हो, कांग्रेस हो, जितने भी दल हैं सबका क्या होगा, प्रतिनिधित्व तय किया जाएगा। वायसराय एवं सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे इस कार्यकारिणी परिषद में। वायसराय और जो सैन्य प्रमुख हैं, ये दोनों जो पद हैं वो ब्रिटिश सरकार के पास रहेंगे, शेष सभी जो है वो भारतीयों को पद दिए जाएंगे। और ये भी बात की है कि अनावश्यक बिना किसी कारण के गवर्नर जनरल या वायसराय, मतलब कि हाँ एक मैं बता दूं इसमें पॉइंट है, शेष सभी सब भारतीयों के रहेंगे और प्रतिरक्षा भी वायसराय के अधीन रहेगा। मतलब कि देश की सुरक्षा भी वायसराय के अधीन ही रहेगी, ये चीज़ याद रखेगा। और इसमें भी एक महत्वपूर्ण बात ये कही गई थी कि कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी। मतलब मुस्लिम सदस्यों को बराबर का प्रतिनिधित्व इसमें दिया जाएगा। कांग्रेस नेता रिहा किए जाएंगे और शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस के जितने नेता जो जेल में बंद हैं, चूंकि इससे पहले भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई सारे नेताओं को बंद किया गया था, तो उनको छोड़ दिया जाएगा और उसके बाद में एक सर्वदलीय सम्मेलन शिमला में बुलाया जाएगा। और इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी था कि जो गवर्नर जनरल है या वायसराय है वो बिना किसी कारण के अपने वीटो का प्रयोग नहीं करेगा, निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकेगा। मतलब गवर्नर जनरल बिना कारण निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। मतलब कोई ऐसी नहीं वीटो पावर का प्रयोग नहीं करेगा कि आप जो डिसीजन लिया जा रहा है बिना कोई कारण के ही वो रोक दिया जाए उसको, तो ऐसा नहीं करेगा। जब कोई ठोस कारण होगा तभी वो उसको रोकेंगे। तो ये बातें हो गई जो वेवेल योजना के तहत आई। तो चूंकि वेवेल योजना के तहत ही एक मैंने बताया ना शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाने की बात की गई थी। तो इस सम्मेलन, जब वेवेल योजना के बाद में एक सम्मेलन शिमला में बुलाया जाता है और उसमें अलग अलग दलों के नेता इसमें प्रतिभाग लेते हैं। तो कौन कौन से नेता हैं, कांग्रेस की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है और लीग की तरफ से कौन है, ये सबको आइए देखते हैं। कांग्रेस की तरफ से हम देखेंगे तो अबुल कलाम आजाद हैं, जवाहरलाल नेहरू है, सरदार पटेल है, खान अब्दुल गफ्फार खान, इतने सारे लोग जो कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना है, नवाब इस्माइल खां है, लियाकत खां है, अब्दुल रब निस्तर हैं। इतने सारे लोग क्या मुस्लिम लीग की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं शिमला में सम्मेलन जो आयोजित हुआ। अकाली नेता के तरफ से मास्टर तारा सिंह है। इतने सारे लोग इसमें सम्मेलन में भाग लेते हैं। गांधी जी इस सम्मेलन में भाग नहीं लेते हैं, कहते हैं कि उन दिनों वो शिमला में ही थे, लेकिन वो इस सम्मेलन में भाग नहीं लेते हैं। चूंकि इससे पहले एक इतिहास रहा है कि इसमें जितने भी सम्मेलन वगैरह इस तरह आयोजित होते हैं सभी सम्मेलन सांप्रदायिकता की भेंट चढ़े जा रहे थे। इस वजह से आशा ये भी इसमें भी की जा रही थी कि इस सम्मेलन में ये भी सांप्रदायिकता की भेंट चढ़ जाएगा, कोई ठोस परिणाम निकलेगा नहीं। तो क्या ऐसा होता है, तो आइए देखते हैं कैसे होता है। तो इसमें बात कही गई कि ये सम्मेलन जो बुलाया गया था कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है इसमें सदस्यों को लेकर के बुलाया गया था कि हाँ किसका कैसे प्रतिनिधित्व तय किया जाएगा, उनके बारे में तय किया गया था।
तो कौन कौन से थे सम्मेलन, मतलब कि इसमें कौन कौन से बिंदु थे जिन पे आगे गतिरोध होगा, तो आइए देखते हैं। जब ये सम्मेलन चल रहा था, इसी दौरान जब देखेंगे तो कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में चर्चा चल रही थी कि मतलब कैसे नियुक्ति की जाएगी, उनकी बातें की जा रही थी। तो उसमें मोहम्मद अली जिन्ना अपना तथ्य रखते हैं। उनका कहना यह था कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में अगर मुस्लिम सदस्य रखे जाएंगे तो सिर्फ वो मुस्लिम लीग के ही होंगे। तो इसमें यह बहुत ही अजीब उनका कथन था मोहम्मद अली जिन्ना का कि जितने भी मुस्लिम होंगे सभी मुस्लिम लीग से होंगे, क्योंकि उनका मानना था कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है और मुस्लिम लीग मुसलमानों का करती है। तो यहीं पर गतिरोध हो गया। इसमें कांग्रेस का कहना था कि हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं और हमारे मतलब कि हम अपने आप को किसी तरीके से हम किसी विचारधारा से संबंधित नहीं है कि हमें हमारी ऐसी विचारधारा कम्युनल किसी तरीके से है नहीं। तो इस वजह से इनका कहना था कि हम अगर जो हम ऐसा करेंगे क्योंकि मुस्लिम है तो मुस्लिम को प्रतिनिधित्व मिले तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इन्हीं पार्टी का मिले यही मुस्लिम है ये गलत बात है, क्योंकि ऐसा नहीं कि मुस्लिम बहुत सारे लोग कांग्रेस में भी शामिल थे। इस वजह से इनका मानना था, क्योंकि मानना था कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, मेरा किसी धर्म के प्रति मेरा झुकाव है नहीं, हिंदू मुस्लिम सबको बराबर लेकर के चलेंगे, ऐसा कांग्रेस का मानना था। मुस्लिम लीग का स्टैंड पहले से था कि हम मुस्लिमों की संस्था हैं। इस वजह से जिन्ना का कहना था कि जितने भी मुस्लिम होंगे सभी मुस्लिम लीग के ही होंगे, लेकिन कांग्रेस इससे असहमत थी। वो कह रही थी कि ऐसा नहीं होगा, मुस्लिम होंगे लेकिन हाँ कांग्रेस से भी जाएंगे। और कई सारे जो आप देखेंगे तो अन्य दल भी आ गए और इसमें देखेंगे तो हरिजन लोगों में का भी इसमें एक गुट आता है सामने, उनका भी कहना था। उनके नेता भी कहते हैं कि हमें भी एक पृथक निर्वाचक मंडल या पृथक रूप से हमें भी उनमें जगहें वगैरह दी जाए। अंत में यही हुआ कि जो यहाँ के जो गवर्नर है उनने क्या किया, सम्मेलन को असफल घोषित कर दिया, क्योंकि इसमें यही हुआ कि सांप्रदायिकता के भेंट पूरा सम्मेलन जो है वो ये चढ़ गया और इसमें किसी तरीके से कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। अब समय इस दौरान देखेंगे तो यहाँ इंग्लैंड में भी चुनाव हो चुके थे। इंग्लैंड में चुनाव होने के विजयी होने के बाद में क्लेमेंट अटली जो है वो पीएम बन के आते हैं, लेबर पार्टी के हैं और भारत के प्रति इनके विचार थोड़े से अच्छे हैं, कह सकते हैं कि भारतीयों की बातों को सुनते और आज़ादी की बातें पहले से करते चले आ रहे थे। इस वजह से इनका मानना था कि एक चुनाव भारत में भी कराया जाए। तो इस वजह से भारत में एक आम चुनाव हुए 1945 में, जिसके नतीजे 46 में आते हैं। तो 1945 में भारत में आम चुनाव हुआ। भारत में आम चुनाव 1945 हुआ। इसमें ब्रिटिश पीएम एटली हैं, लेबर पार्टी के हैं। अब इसमें अलग अलग तरीके से कौन कौन विजयी हुआ, किसको कितनी सीटें मिली, उसको आइए देखते हैं। तो प्रांतीय एवं केंद्रीय विधानसभाओं में चुनाव जो हुए थे, इसमें देखेंगे तो प्रांत सीटों में कुल सीटें जो थी वो 1585 थी। 1585 सीटों में कांग्रेस को 923 और मुस्लिम लीग को 425 सीटें मिली थी। याद रखिएगा, इसमें प्रांतीय चुनाव में कुल सीट 1585, इसमें कांग्रेस को 923 और मुस्लिम लीग को 425 सीटें मिली थी। एक बात याद रखिएगा, इसमें बाकी अन्य लोगों को मिली, याद रखिएगा। और केंद्रीय विधानसभा में कुल 102 सीटें थी, जिसमें से कांग्रेस को 59, मुस्लिम लीग को 30 सीटें मिली थी। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुल 102, कांग्रेस को 59, मुस्लिम लीग को 23। अब 11 प्रांतों में से 8 में कांग्रेस जो है वो विजयी हुई। 8 प्रांतों में कौन कौन से प्रांत याद नहीं रखना, लेकिन सुन लीजिए, हो सकता है परीक्षाओं में कभी हल्का सा प्रश्न आ ही जाए तो आप इसको गलत ना करें, इस वजह से हल्का सा दिमाग में रख लीजिए। बंबई है, मद्रास है, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, इतनी जगहों पर कांग्रेस जो है वो विजयी हुई। मुस्लिम लीग दो जगहों पर, बंगाल और सिंध में मुस्लिम लीग विजयी हुई। पंजाब में गठबंधन की सरकार बनी, जिसमें कांग्रेस और अकाली दल के सहयोग से यूनियनिस्ट पार्टी ने अपनी सरकार बनाई और इसका नेतृत्व खिज हयात खां कर रहे थे। तो ये सब बातें हुई। फिर आगे चल करके जब हम देखेंगे तो कैबिनेट मिशन भारत में आएगा। कैबिनेट मिशन की अपनी कुछ कहानी होगी, उसका हम बात करेंगे। वही गतिरोध दूर करने की वजह से सांप्रदायिकता जो भारत में फैली हुई है उसको कम करने के उद्देश्य से ही यहाँ पर आगे सम्मेलन, मतलब आगे जो कैबिनेट मिशन आएगा उसकी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये जो मैं बात बता रहा हूँ आम चुनाव की, इस चुनाव में देखेंगे तो कांग्रेस को 923 और मुस्लिम लीग को 425 सीटें से मिलने से तात्पर्य हो गया कि मुस्लिमों का समर्थन मुस्लिम लीग कर रही थी और मुस्लिमों का कह सकते हैं जो विश्वास था लीग के प्रति ज़्यादा था। इसी से आगे भारत के विभाजन की आप देखेंगे तो दावेदारी थोड़ी और प्रबल हो जाती है और ये कह सकते हैं कि ये मार्ग प्रशस्त करता है। ये और भी आगे चल करके विभाजन का एक कारण बन जाता है कि इसमें लीग को भी और थोड़ा सा कह सकते हैं, हाँ उनको लगा कि हाँ हम मुस्लिमों का समर्थन करते हैं। मुझे भी 425 सीटें मिली, कांग्रेस को 923 मिली थी। तो ये बातें हुई। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे कैबिनेट मिशन की, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इससे एक वीडियो में आपके लिए लेकर के आएंगे, इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो हम आपके समक्ष लेकर के आएंगे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चर्चा उस वीडियो की भी होगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।